हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। एनवायरनमेंट पार्ट 10 करेंगे आज हम, जिसमें रामसर साइट और भी बहुत सारे कन्वेंशंस और जो भी हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही होगा घटना चक्र यूपीएससी एनपीसीएस एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट पार्ट 10 करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हाँ, लेकिन इसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसको स्प्रेड करिए। और हाँ, आई होप आप इसको देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और हाँ, कमेंट तो आप करना भूल ही जाते हो। चलिए कमेंट भी करते रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं हम घटना चक्र एनवायरनमेंट पार्ट 10। तो रामसर सम्मेलन यही करेंगे आज। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जल और थल दोनों जगह पाई जाती है। आर्द्र भूमि भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहगार है। आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति के पानी को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है तथा 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 से लागू किया गया। वर्तमान में 2022 तक विश्व भर में स्थित रामसर स्थलों की कुल संख्या 2439 है। इन रामसर स्थलों के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ 46 लाख 91,943 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित है। यूनाइटेड किंगडम के सर्वाधिक मतलब रामसर साइट सूचीबद्ध हैं। अभी आप देख लेना अपडेट के अनुसार क्या है, नहीं तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें रामसर साइट के जितने भी प्रेजेंट में करंट में 75 जो हो चुके हैं इंडिया के, सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपलक्ष्य मनाया जाता है। ध्यातव्य कि 2018 में विश्व आर्द्र दिवस की थीम जो थी क्या थी? वेटलैंड फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। जबकि वर्ष 2020 में क्या थी? वेटलैंड एंड वाटर। और 2022 में क्या थी? वेटलैंड एक्शन ऑफ सॉरी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। भारत में आज भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में लगभग 49, वर्तमान में नहीं, ये पुराना डाटा है। तो अभी कितने हैं? 75। तो इसके बारे में हम अच्छे से करवा देंगे आपको, जो भी नए नए ऐड हुए हैं। तो अष्टमुडी कहाँ पे, आप स्थान देख लो और थोड़ा सा कब बना था ये देख लेना, डेट। ठीक है। और क्षेत्रफल उतना जरूरी नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है सबका नहीं रखना, क्योंकि सब का याद करना इम्पॉसिबल है। तो अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है ये 2002 में बनी थी, केरल में है। और भीतरकनिका उड़ीसा में। और भोज आर्द्रभूमि भूमि कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और चंद्रताला कहाँ पर है? चंद्रताला भूमि हिमाचल प्रदेश। चिल्का उड़ीसा में है। दीपोर बिल असम में। कब है ये डेट? आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट भी होता है क्योंकि यूपीपीसीएस पूछ लेता है मिलान करने के लिए। तो पूर्वी कलकत्ता अर्धभूमि पश्चिम बंगाल में। और हरीके झील जो है पंजाब में है। होकेरा अर्धभूमि जम्मू कश्मीर में। कांजली पंजाब में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कुलेरू जो है आंध्र प्रदेश में। लोकटक जो मणिपुर में। नल सरोवर पॉइंट केली मेयर ये गुजरात में। वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। पोंग बांग झील हिमाचल प्रदेश में। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में। रोपड़ जो पंजाब में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। सांभर झील जो है केरल में। संथाम कोट्टा झील केरल में है। और सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है। और सुरिसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में। सोमोरिरी जम्मू कश्मीर में। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि केरल में है। और वूलर झील जम्मू और कश्मीर में है।
केशोपुर मियानी पंजाब में है और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है और नांगल वन्यजीव अभयारण्य जो है पंजाब में है और नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में है और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और पार्वती अर्गा पक्षी जो उत्तर प्रदेश में है और समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में और सरसई नावर झील कहाँ पर उत्तर प्रदेश में, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में और समान पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है और काबरताल अर्धभूमि बिहार में है। और नेक्स्ट लोनार झील महाराष्ट्र में है, सुरसरोवर उत्तर प्रदेश में है, सोकार अर्धभूमि लद्दाख में है, बधवाना राष्ट्रीय उद्यान जो है अर्धभूमि जो है सॉरी ये गुजरात में है, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में, सुल्तानपुर कहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान यह है हरियाणा में, हैदरपुर अर्धभूमि उत्तर प्रदेश में, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, खिजवाड़ा वन्य नदी गुजरात में है। तो मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि नदियों की सूची में उन अर्धभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप अर्धभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो या तो हो गया है या हो रहा या होना संभावित है। ध्यातव्य कि 2012 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में अर्धभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक अर्धभूमि के अंतर्गत लगभग 69.22% जो परसेंट क्षेत्र तटीय अर्धभूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र था, जबकि शेष जो है इतना सूक्ष्म जीवी अंतर्गत आते थे। क्वेश्चन क्या है, रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित था तो वह था नमभूमि से 2 फरवरी 1971 और लागू जो हुआ 1975 से। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो वह है अर्धभूमि संरक्षण से। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है तो वह स्थित है बेगूसराय में। और वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। और निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी अर्धभूमि भूमि है तो वो कहाँ पर है, वो गुजरात में है। और निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है तो वह प्राप्त है चिल्का झील को, लोकटक, केवलादेव और बुलर झील सभी को। अगला निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो वह है सुंदरबन भी है और भोजार्द्र स्थल भी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी अर्धभूमि को मॉनिटरी रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है, तो इससे अभिप्राय ये है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप अर्धभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। तो पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है तो वह उपयोगी है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का मुक्त करने हेतु, ये तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, ये उपयुक्त सभी तो सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्धभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अर्धभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में गुजरात में अंकित है, अधिक अंकित है और भारत में ये पहला तो सही है। और दूसरा, भारत में तटीय अर्धभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक अर्धभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक है, तो ये जो है पहला सही है, दूसरा गलत है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी अर्धभूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के अधिदेशात्मक है, तो ये जो है ये गलत है। और आर्द्रभूमि नियम 2010 भारत सरकार के रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तो आर्द्रभूमि नियम जो है 2010 आर्द्रभूमियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो इसमें जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विभिन्न अधिनियम एवं करार। तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते हैं। उनमें से इस प्रकार प्रमुख है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था और जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जैव विविधता पर अभिसरण मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधनों के संरक्षण, विनिमय तथा सतत प्रयोग द्वारा खाद्य सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय भी जैविक विविधता से संबंध रखता है। तो भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणी उपयोग की अनुमति दी जाए।
वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों और उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है, जिसके विश्व भर में 121 भागीदार हैं। यह संस्था महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है और अब तक ऐसा 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मस मायर्स द्वारा की गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि पक्षकारों की प्रथम बैठक एमओपी मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर मतलब में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत में अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए या भारत से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्ति करना आवश्यक है। एनबीए जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करने का कार्य करता है। वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं हो। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह WWF एवं IUCN का रणनीतिक गठबंधन है। UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून केंद्र सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी एंड पॉलिसी एंड लॉ की स्थापना चेन्नई में की, जिसका उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2002 में। तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित कब हुआ था? 2003 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, ये देख लेते हैं। तो एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है, ये सही है। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है, ये गलत है। और एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैव संसाधनों को संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता, तो ये सही है। तो 1-3 सही है। अगला है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, तो ये सही है। और जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस वर्ष शुरू हुई, तो ये गलत है। बल्कि यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र एंड बायोडायवर्सिटी के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, तो ये सही है। तो 1-3 सही है। तो यहाँ पर दिया भी गया है, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो जैव सुरक्षा पर कार्टाजोवा उपसंधि पक्षकारों की प्रथम बैठक 2004 में हुई थी, ये गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि पर जो है समझौता का हस्ताक्षर कब हुआ? हस्ताक्षर नहीं, अच्छा हस्ताक्षर करता नहीं है, तो ये भी गलत है। और ये जैव सुरक्षा उपसंधि अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है, ये सही है। तो यहाँ पर दिया जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक राजधानी क्वालालंपुर में 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई, अतः कथन एक गलत है। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को भारत ने किया था। और वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण मतलब ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ट्रैफिक एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेपी के अंतर्गत एक ब्यूरो है, तो गलत है, ये ब्यूरो नहीं है, दूसरा सही है। ट्रैफिक जो है एक मिशन का सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। तो भारत रामसर मतलब कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों पर अनुसरण कैसे किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर ये जो है इन सभी स्थलों पर पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ इनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ये IS प्री में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय
करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिकी संसाधन के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये सही है। भवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय, तो ये कन्वेंशन मतलब ये दोनों कन्वेंशन है, तो ये सही है। सारे क्वेश्चन मतलब आंसर सही है। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की, वो कहाँ पर की? चेन्नई में। और चलिए अब ये कर लेते हैं, जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन करता रहा है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 7वां सम्मेलन कहाँ पर? नागोया, जापान में 2010 में आयोजित किया गया। इसमें जैव विविधता के संरक्षण संबंधी उपायों पर चर्चा की गई। इसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कदम उठाए गए। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया और COP12 का आयोजन प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया में और 6 से 17 अक्टूबर और 2014 के मध्य संपन्न हुआ। COP13 कब हुआ? 4 से 17 दिसंबर 2016 में कानकून, मैक्सिको में हुआ था और संपन्न हुआ था। और COP14 ये जो हुआ था 2018 में शर्म अल शेख में हुआ था, मिस्र में संपन्न हुआ था। COP15 का आयोजन 2021 में कुनमिंग, चीन में किया गया था। तो यूएन जो रेड रिड्यूसिंग द इमिशन फॉर द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एक अंतर संस्थागत गत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य के देशों के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम को सितंबर 2008 में आरंभ किया गया। UNDP, FAO, UNEP जैसी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनों में संचित कार्बन की मात्रा का आर्थिक मूल्य आंका जाता है तथा विकासशील देशों को वनीकृत भूमि में कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यूएन रेड प्लस में कार्यक्रम निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों के संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन पर केंद्रित होता है। यह जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभाव के उपशमन में भी अपनी भूमिका निभाता है। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित विकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन जैव विविधता का संरक्षण करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। साथ ही साथ वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों को आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भी भूमिका निभा सकती है। ध्यातव्य कि रेड जो है कार्यक्रम को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने हेतु वित्त प्रवाह संभव है, जो कि गरीब देशों के विकास एवं जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वहीं पर बात करें द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, तो एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता तथा परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह निर्णय प्रक्रिया में निर्णय लेते समय परितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखने में सहायता करती है। यह परितंत्र एक जैव विविधता से आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाती है। TEEB मतलब टीब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था। इसका कार्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड में। वेटलैंड जैव विविधता संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑफ बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यान्वित करता है। वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड में है स्थित है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है। साथ ही ये संगठन को अतिरिक्त साधनों को विकसित करने तथा अधिक अनुसंधान को प्रसारित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैव सुरक्षा मतलब बायोसेफ्टी को कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, क्या है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसको देख लीजिए आप, 2001 से हस्ताक्षर हुआ है इसमें। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 10वां सम्मेलन कहाँ होता है? नगोया, जापान में। ठीक है। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित परिकल्पना प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। तो कहाँ दे सकते हैं? तो ये है वन्य जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकियों की समुत्थानशीलता में या गरीबी कम करने में। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र मतलब इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी टेप के नामक पहल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं
विश्व आर्थिक मंच करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ता की सहायता करता है। तो ये जो है 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ये क्या है, विश्व आर्थिक मंच करते हैं, ये नहीं है, बल्कि द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी एक विश्व व्यापी पहल है। ये जैव विविधता में परितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं। ये रामसर अभिसरण मतलब कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। यह ये गलत है। ये गैर सरकारी है और ये ज्ञान के विकास और संग्रह की तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो दूसरा सही है। चलिए इतना हो गया, अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा जरूर और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।